हेलो एवरीवन। हमारी वॉच लिस्ट से एक और एनबीएफसी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आ गए हैं। एनबीएफसी का नाम है फेड बैंक फाइनेंशियर्स। ये एनबीएफसी फेडरल बैंक की सब्सिडरी है जो एमएसएमई लैंडिंग करती है। ये एनबीएफसी मैक्सिमम सिक्योर लैंडिंग करती है और इस एनबीएफसी के जो प्रोडक्ट्स हैं लाइक गोल्ड लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, यू कैन से मॉर्गेज लोन वाला पार्ट, जहाँ पे कस्टमर को लोन लेने के लिए अपनी वो प्रॉपर्टी गिरवी रखवानी पड़ती है एनबीएफसी के पास में। तो इस एनबीएफसी के क्वार्टर थ्री का नंबर डिस्कस करने से पहले जो हमारे दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होते हैं किसी बैंक या एनबीएफसी को डिस्कस करने के लिए, उसको एक बार रिमाइंड करा देता हूं। फर्स्ट क्राइटेरिया है कि उस एनबीएफसी या बैंक का क्यू एन क्यू परस्पेक्टिव से एसेट क्वालिटी या तो स्टेबल होनी चाहिए या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया होता है कि उस एनबीएफसी या फिर उस बैंक का एयूएम ग्रोथ मतलब लोन बुक की ग्रोथ एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए वाई इन वाई परस्पेक्टिव से। तो अब एक बार इस एनबीएफसी के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो कंपनी की तरफ से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रिलीज करी है उसको एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं। ये हैं फेड बैंक फाइनेंशियर्स के क्वार्टर थ्री के नंबर्स। बात करें एयूएम ग्रोथ की तो वाई इन परस्पेक्टिव से इस कंपनी की एयूएम 17.5% से ग्रोथ हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इसकी एयूएम लगभग 8.5% से ग्रोथ करी है। बात करें फ्रेश डिसबर्समेंट्स की तो यहाँ पे वाई इन वाई परस्पेक्टिव से लगभग 96% के डिसबर्समेंट में है। बात करें क्यू एन क्यू परस्पेक्टिव से तो लगभग 65% के यहाँ पे डिसबर्समेंट ने ग्रोथ करी है। एंड इसकी टोटल लोन बुक के अंदर यहाँ पे 98.40% इसका सिक्योर्ड बुक है। आज से लगभग एक साल पहले तक ये कंपनी अपने बिजनेस लोन चलाती थी जहाँ पे अनसिक्योर्ड लैंडिंग करती थी। वो टोटल लोन बुक का अराउंड लगभग 10 से 15% के बीच में हुआ करता था। बट उस बिजनेस लोन वाली बुक को यहाँ पे इन लोगों ने एआरसी कंपनीज को सेल आउट कर दिया है। तो करंट इनके पास जो लोन बुक बची है वो यहाँ पे लगभग मैक्सिमम सिक्योर्ड बुक दिखाई दे रही है। बात करें इस एनबीएफसी के एसेट क्वालिटी के बारे में तो क्यू एन क्यू परस्पेक्टिव से इनके ग्रोथ एनपीए 16 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। मतलब एसेट क्वालिटी में यहाँ पे दिक्कत देखने को मिल रही है। बट हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा शार्प जंप नहीं है। लाइक इनकी मैक्सिमम लोन बुक है वो सिक्योर्ड बुक है तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिकॉज यदि किसी कस्टमर का एनपीए यहाँ पे क्रिएट होता है तो उसका जो गोल्ड यहाँ पे गिरवी रखा हुआ है या उसकी जो प्रॉपर्टी गिरवी रखी होती है उसको ऑक्शन करके कंपनी यहाँ पे उस लोन अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ में रिकवर कर लेती है। बट कहने को हम कह सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इस एनबीएफसी की यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हुई है। बात कर लें इसके नेट एनपीए की तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर परस्पेक्टिव से इनका नेट एनपीए लगभग 9 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे ग्रो किया है। बात कर लेते हैं क्रेडिट कॉस्ट के बारे में तो इनकी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस होता है कि हम लोग हमारी क्रेडिट कॉस्ट लगभग 1% के अंदर अंदर रखेंगे। तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट यहाँ पे क्वार्टर थ्री के अंदर 0.90% से रिपोर्ट हुई है। तो ऐसा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बात कर लेते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में तो क्यू उनकी परस्पेक्टिव से इनका प्रॉफिट 9.5% से ग्रोथ किया है। एंड बात करें वाई नो परस्पेक्टिव से तो इनका प्रॉफिट लगभग 370% के आसपास में ग्रो किया है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर थ्री के अंदर इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई थी एंड जब मैनेजमेंट चेंज हुई थी तो यहाँ पे जो बैड लोन्स थे उनको एक साथ प्रोविजन कर दिया गया था जिसकी वजह से लास्ट इनका प्रॉफिट बहुत कम रिपोर्ट हुआ था, लगभग 19 करोड़ के आसपास में रिपोर्ट हुआ था। बट उसके बाद से कंसिस्टेंटली यहाँ पे इनके प्रॉफिट्स ग्रोथ करते जा रहे हैं। बात कर लेते हैं इनके ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में तो लास्ट क्वार्टर के अंदर 31 ब्रांचेज यहाँ पे ओपन करी है। बात कर लेते हैं इस एनबीएफसी के रिटर्न रेशियोज के बारे में तो करंटली इस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13% के आसपास में है। एंड बात करें रिटर्न ऑन एसेट्स की वो लगभग 2.5% के आसपास में है। तो इनके क्वार्टर थ्री के नंबर्स ठीक ठाक लग रहे हैं। ऐसा कोई सुपर डुपर ग्रोथ नंबर्स नहीं है, एवरेज टाइप ऑफ नंबर्स हैं बिकॉज इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब भी हुई है। एंड इनकी टोटल लोन बुक है यहाँ पे लगभग 17.5% से ही ग्रोथ करी है। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि इनकी लोन बुक से जो लास्ट ईयर इनकी बिजनेस लोन हुआ करते थे, अनसिक्योर्ड वाली लैंडिंग हुआ करती थी, यदि इसको एक्सक्लूड कर दें तो किस रेट से इनकी टोटल लोन बुक ग्रोथ होगी वो एक बार अब आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट क्वार्टर थ्री FY25 के अंदर इनकी टोटल लोन बुक लगभग 15,000 करोड़ रुपए के आसपास में थी और उसके अंदर लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास में बिजनेस लोन हुआ करते थे जो यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं। एंड यदि इस बिजनेस लोन के अमाउंट को मैं यदि लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में जो लोन बुक थी उसे एक्सक्लूड कर दूं तो इनकी लोन बुक निकल के आती है लगभग 14,000 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड इस साल क्वार्टर थ्री FY26 के अंदर इनकी टोटल लोन बुक है लगभग 17,500 करोड़ रुपए के आसपास में। तो यदि मैं इनका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन यहाँ से एक्सक्लूड कर दूं तो वाई इन वाई परस्पेक्टिव से इनकी लोन बुक यहाँ पे लगभग 25% से ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो हमारा लोन बुक ग्रोथ का क्राइटेरिया होता है उसके अंदर फेड बैंक फाइनेंशियल यहाँ पे पास होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो यदि एब्सोल्यूट टर्म में इसके लोन बुक की ग्रोथ को देखें तो लगभग 17.5% के आसपास में आ रही है। बट उसके अंदर जो अनसिक्योर्ड बिजनेस वाला लोन बुक है उसको ऑलरेडी इन लोगों ने एआरसी कंपनी को सेल आउट कर दिया है। एंड बात कर लेंगे यूएम के ब्रेकअप के बारे में तो यहाँ पे टोटल लोन बुक में से जो उनका मॉर्गेज लोन है वो लगभग 52% लोन बुक को कवर करता है। बात करें गोल्ड लोन बुक के बारे में तो लगभग 45% यहाँ पे कवर करता है। बाकी का जो बिजनेस लोन है 1.6% के आसपास में कवर करता है। जो अनसिक्योर्ड वाला लोन है जिसको कंपनी यहाँ पे लगातार श्रिंक करते हुए जा रही है। मतलब जो बचा हुआ बिजनेस लोन है जो अनसिक्योर्ड बुक का पार्ट है उसको यदि आगे आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जीरो कर देंगी तो इनकी लोन बुक यहाँ पे 100% सिक्योर्ड वाली लोन बुक हो जाएगी। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मॉर्गेज लोन वाले केस के अंदर इनका जो एलटीवी होता है, लोन टू वैल्यू, वो लगभग 53% के आसपास में होता है। मतलब यदि 10 लाख का घर है तो उस कस्टमर को उसके घर के अगेंस्ट में लगभग यहाँ पे 5,20,000 का लोन दिया जाएगा।
एंड बात करें गोल्ड लोन के बारे में, तो यहाँ पे गोल्ड लोन का एलटीवी लगभग 71% के आसपास में है। मतलब यदि 1 लाख का गोल्ड है तो उस कस्टमर को केवल 71,000 का लोन यहाँ पे दिया जाएगा। एंड जैसे आपको पता होगा कि इस टाइम पे गोल्ड के प्राइसेस बहुत रेपिडली रफ्तार से भाग रहे हैं, तो उसके बेसिस पे देखते हुए ये लग रहा है कि गोल्ड लोन की बुक यहाँ पे इनकी कंसिस्टेंटली ग्रोथ करती रहेगी। अब एक बार बाकी कुछ और पैरामीटर पे बात कर लेते हैं। बात करें इस कंपनी की यील्ड के बारे में और लाइक कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी के जो लोन पे यील्ड है वो लगभग 16 से 17% के बीच में होती है। बात करें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के रूप में, तो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग यहाँ पे लगभग 60 बेसिस पॉइंट से डिक्रीज हुई है लास्ट के क्वार्टर के कंपैरिजन में। एंड बात करें 1 साल के पहले के कंपैरिजन में, तो इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 120 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। मतलब लास्ट ईयर Q3 FY25 के अंदर इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगभग 9% के आसपास में था, एंड वो इस साल Q3 FY26 के अंदर घट के हो गया 7.80% के आसपास में। मतलब इस एनबीएफसी का जो पेरेंट है वो फेडरल बैंक है, उसका फायदा यहाँ पे कंप्लीटली इस एनबीएफसी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इसी वजह से इस एनबीएफसी का जो स्प्रेड है, मतलब लोन पे यील्ड है, उसमें से यदि हम कॉस्ट ऑफ बोरोविंग घटा देते हैं तो वाला परसेंटेज स्प्रेड कहलाता है। वो स्प्रेड इनका कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। Q1 FY26 के अंदर स्प्रेड लगभग 7.70% के आसपास में था, एंड अभी बढ़ के लगभग 9.0% हो गया। मतलब लास्ट के 3 क्वार्टर के अंदर यहाँ पे स्प्रेड इनका 130 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हो गया है। अब बात कर लेते हैं एसेट क्वालिटी के पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर Q3 FY25 के अंदर इस एनबीएफसी का ग्रोस एनपीए था 1.80% के आसपास में, एंड Q2 FY26 के अंदर ग्रोस एनपीए था लगभग 1.90% के आसपास में, एंड Q3 FY26 के अंदर ग्रोस एनपीए बढ़ के हो गया है 2.10% के आसपास में। मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि इस एनबीएफसी की जो एसेट क्वालिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें नेट एनपीए के बारे में, तो लास्ट ईयर Q3 FY25 में इस एनबीएफसी का नेट एनपीए था लगभग 1.10% के आसपास में, एंड Q2 FY26 के अंदर इसका नेट एनपीए था लगभग 1.30% के आसपास में, एंड Q3 FY26 के अंदर इस एनबीएफसी का नेट एनपीए निकल के आया 1.40% के आसपास में। मतलब नेट एनपीए भी इस एनबीएफसी का यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं एक बार वन प्लस डीपीडी के नंबर के बारे में। वन प्लस डीपीडी का नंबर कि वो कस्टमर्स जिन्होंने अपनी ऑन टाइम पे एक किस्त यहाँ पे मिस कर दी है, इनका परसेंटेज यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। बात करें 30+ डीपीडी के बारे में, वो भी क्यों उनके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ये देखा जा सकता है कि होपफुली आगे आने वाले क्वार्टर से, मतलब Q4 FY26 से इस एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। तो ये हमने डिस्कस करे फेड बैंक फाइनेंशियल्स के Q3 के नंबर्स। अब एक बार नंबर्स को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। एक बार ये देखते हैं कि इस नंबर्स के अंदर अच्छाई क्या है, फिर ये देखने की कोशिश करेंगे नंबर्स में खराबी क्या है। अच्छाई के रूप में यदि देखें तो ये पता लग रहा है कि इस एनबीएफसी के यहाँ पे मैक्सिमम लोन बुक यहाँ पे सिक्योर लोन बुक है। मतलब यदि कोई कस्टमर यहाँ पे डिफॉल्ट करेगा तो उसका जो एसेट यहाँ पे एनबीएफसी के पास जो गिरवी रखा हुआ है उसको ऑक्शन करके यहाँ पे एनबीएफसी अपना अमाउंट रिकवर कर लेगी। एंड आपको पता होगा लास्ट ईयर Q3 में इस एनबीएफसी का जो सिक्योर्ड बुक का परसेंटेज हुआ करता था टोटल लोन बुक का, लगभग 85 से 86% के आसपास में था। उसको यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रूव किया है। जो उनका एक अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन वाला डिवीजन था, उस वाले वर्टिकल का जो एयूएम था उसका मैक्सिमम वाला पार्ट इन लोगों ने एआरसी कंपनीज को सेल आउट कर दिया है, जिसकी वजह से इनके सिक्योर्ड बुक का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया है। तो ये तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिली है। एंड यदि वाईएनओ पर्सपेक्टिव से इनकी लोन बुक ग्रोथ को देखें, एंड जो इनका लास्ट ईयर का Q3 का जो अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का पार्ट था उसको एक्सक्लूड करके देखें यदि वाई एन वाई कितने परसेंट से लोन बुक ग्रोथ करी है, तो वो लोन बुक यहाँ पे लगभग 24-25% से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। तो हम लोग यदि इस एनबीएफसी के लोन बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमारा जो क्राइटेरिया है कि 20% से ज्यादा लोन बुक ग्रोथ करनी चाहिए, उसमें यहाँ पे पास हो जाता है। बट इस एनबीएफसी का जो नेगेटिव पार्ट है वो है इसकी एसेट क्वालिटी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से इस एनबीएफसी की यहाँ पे एसेट क्वालिटी खराब हुई है। मतलब इसके ग्रोस एनपीए यहाँ पे क्यू एन क्यू पर्सपेक्टिव से 16 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुए हैं। यहाँ पे मेरे को थोड़ा रेड फ्लैग दिखाई दे रहा है। ऑल्दो जो 1+ डीपीडी और 30+ डीपीडी के नंबर्स हैं उनको देख के ये लग रहा है कि मे बी अपकमिंग क्वार्टर से, मतलब Q4 से देर इज पॉसिबिलिटी इनकी एसेट क्वालिटी फिर से स्टेबल हो सकती है। बट वो तो एक बार नंबर आने के बाद ही हमें पता लगेगा कि Q4 से इनकी एसेट क्वालिटी वापस इंप्रूव होना स्टार्ट हुई है या फिर नहीं हुई है। ऑल्दो कंपनी के मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगभग हमारे 100 बेसिस पॉइंट के बीच में ही रहेगा। तो इनका जो क्रेडिट कॉस्ट एक्चुअल में डिलीवर हुआ है वो लगभग 90 बेसिस पॉइंट के आसपास में डिलीवर हुआ है, मतलब 0.90% के आसपास में डिलीवर हुआ है। तो जो मैनेजमेंट का क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस है वो यहाँ पे इंटैक्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जो एसेट क्वालिटी का नंबर है वो यहाँ पे खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड एक और इस एनबीएफसी को फायदा मिल रहा है। आपको पता होगा इस एनबीएफसी का जो पेरेंट कंपनी है वो फेडरल बैंक है। तो फेडरल बैंक इनका पेरेंट होने के कारण जो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो यहाँ पे कंसिस्टेंटली इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो इनका लास्ट ईयर का जो कॉस्ट ऑफ फंड्स था Q3 का, उसके कंपैरिजन में इस साल Q3 FY26 के अंदर इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स 120 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है।
मतलब जैसे कोई एनबीएफसी यहाँ पे 100% सिक्योर लैंडिंग करना स्टार्ट कर देती है तो उसके क्रेडिट रेटिंग यहाँ पे इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं। ऑल्दो से एनबीएफसी का पेरेंट तो फेडरल बैंक है, तो ऐसे जिनको उतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ फंड्स वाले पार्ट में। एंड कॉस्ट ऑफ फंड्स यहाँ पे कम होने की वजह से जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन थे, जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनके स्प्रेड के बारे में, वो यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्वार्टर वन के कंपैरिजन में इनका जो स्प्रेड का परसेंटेज है वो लगभग 140 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। तो मैं तो इन समरी ये कहूंगा कि फेड बैंक फाइनेंशियल्स के जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं वो काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ नंबर्स हैं। मतलब इनकी लोन बुक है वो यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ करी है, जो हमारा क्राइटेरिया होता है उसको पास करते हुए दिखाई दे रही है। बट जो इनकी एसेट क्वालिटी है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से यहाँ पे खराब होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी बैंकिंग या एनबीएफसी स्टॉक को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर्सपेक्टिव से उसका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जाना चाहिए, तो उस क्राइटेरिया के पर्सपेक्टिव से ये वाली एनबीएफसी उसके अंदर पास होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बट हम ये मान सकते हैं जो 1+ डीपीडी और 30+ डीपीडी के नंबर्स हैं उसके बेसिस पे इसकी एसेट क्वालिटी देयर इज पॉसिबिलिटी क्वार्टर फोर से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। तो एक बार देखना पड़ेगा कि क्वार्टर फोर के अंदर इसकी एसेट क्वालिटी किस डायरेक्शन में जाती है, उसके बाद ही कोई कॉन्क्रीट डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे कि फेड बैंक फाइनेंशियल्स के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनती है या फिर नहीं बनती है। ये जस्ट मैंने मेरा पर्सपेक्टिव शेयर किया है, ये मेरी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद में ही डिसाइड करना कि आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है। मेरा इंटेंट बस आपको केवल सिखाना है कि किसी एनबीएफसी या बैंकिंग स्टॉक को किन पैरामीटर्स के बेसिस पे यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। एंड यदि आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है या फिर क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। एंड यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ऐसे ही मैं हाई ग्रोथ करने वाली कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करके वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।